हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्वागत है आप सभी का पढ़ ले नीट चैनल पे। बच्चों मैं हूं आप सभी की यक्षु मैम एंड मैं हूं आप सभी की केमिस्ट्री मेंटर। तो मैं आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूं। आज की क्लास के अंदर वैसे तो आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ ही लिया है। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर आप लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है ना। अब बारी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की। अगर हम साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, है ना, और हमें किस तरीके के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के सवाल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2019 के, 2020 के, 2018 के, ऑलमोस्ट सारे ईयर के क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना सबसे पहला सवाल। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है बेटा आपके पास यहाँ पे, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। इनमें से किस केस में वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहला है बेटा 18 ml वाटर, दूसरा है 0.8 ग्राम वाटर। तो हर केस में ना हमें ना क्या करने हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और फिर बेटा हमको बताना है कि किस केस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में 2018 में आया था, मतलब रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही आया था। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बेटा मेरे पास क्या, सबसे पहले है बच्चे मेरे पास 18 ml वाटर। तो आप देखो भाई 18 ml वाटर के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। सो वाटर की डेंसिटी आपको पता है कितनी होती है, वो होती है 1 ग्राम पर ml, है ना। अब डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ से बेटा मास क्या आ जाएगा, यहाँ से मास आ जाएगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml और वाटर का वॉल्यूम बेटा हम लोगों को गिवन है कितना, 18 ml। ठीक है, सो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 ml से, ये ml और पर ml कैंसिल। सो यहाँ से बेटा वाटर का मास आ जाएगा 18 ग्राम। सो 18 ml वाटर, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। सो यहाँ से बच्चे मेरे पास वाटर का मास कितना आ जाएगा, सो वाटर का मास मेरे पास आ जाएगा 18 ग्राम्स। कितना आ जाएगा बेटा, 18 ग्राम, है ना। सो वाटर का मास आ गया। अब हम क्या करते हैं, वाटर के मोल्स निकाल लेते हैं। सो मोल्स आपको पता ही है क्या होता है, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सो मोल्स क्या होते हैं बेटा, मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सो गिवन मास है बेटा 18 ग्राम, है ना, 18 ग्राम। और वाटर का मोलर मास भी कितना ही होता है, 18 ग्राम ही तो होता है ना। सो यानी कि 1 मोल वाटर मेरे पास है। ठीक है, सो 1 मोल वाटर मेरे पास है ना। सो 18 ml वाटर का मतलब 18 ग्राम वाटर, क्योंकि डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml होती है। फिर मोल्स निकाले तो मोल्स क्या है, 1 मोल। अब ये बात बेटा आप सभी जानते होंगे। सो 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, 1 मोल के अंदर होते हैं Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, 1 मोल के अंदर होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, राइट। 1 मोल में होते हैं Na मॉलिक्यूल्स और है ही मेरे पास 1 मोल। सो यानी कि 18 ml वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सो इसके अंदर बेटा हो जाएंगे Na मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो 18 ml वाटर के अंदर बेटा कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स। ऐसे सबके निकालते हैं। सेकंड है बेटा मेरे पास 0.18 ग्राम वाटर। ठीक है, तो सेकंड मेरे पास क्या है, 0.18 ग्राम वाटर। ठीक है, आपको तो माइंड में ही सारी चीजें सॉल्व कर लेनी है। लाइक 0.18 ग्राम के अंदर अगर मैं मोल्स निकालूं, सो गिवन मास है 0.18 ग्राम, मोलर मास हो गया 18। सो मेरे पास मोल्स कितने हो गए, 10 टू दी पावर -2 कह लो या फिर 0.01 कह लो। ठीक है, सो मोल्स बेटा कितने हो गए, 0.01। यानी कि मेरे पास वाटर के मोल्स कितने हैं, वाटर के मोल्स है बेटा 0.01। अब आपको पता है क्या कि 1 मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल के अंदर बेटा Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेटा है कितने मोल्स यहाँ पे, 0.01। सो 0.01 मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 0.01 इंटू में
Na मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। सो एक मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो 0.01 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 0.01 Na मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि सेकंड वाले केस में कितने मॉलिक्यूल्स आए? तो उसमें बेटा आए 0.01 Na मॉलिक्यूल्स, 0.01 Na मॉलिक्यूल्स, है ना। तो सेकंड वाले केस में भी आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही बेटा थर्ड वाले केस में देखते हैं। थर्ड वाले केस में है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। सो थर्ड वाले केस में मेरे पास क्या दिया हुआ है? 0.00224 लीटर वाटर दिया हुआ है, ठीक है, एट 1 atm एंड 273 केल्विन। यानी कि बेटा एसटीपी पे मेरे को ना वाटर का वॉल्यूम गिवन है, एसटीपी पे वाटर का वॉल्यूम गिवन है। अगेन यहां से बच्चे आप क्या कर सकते हो? यहां से आप मोल्स निकाल सकते हो। सो मोल्स क्या हो जाएगा? मोल्स होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4, है ना। सो गिवन वॉल्यूम कितना है? 0.00224 डिवाइडेड बाय 22.4, यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि हो जाएगा 22.4 इंटू में 10 की पावर -4, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.4। सो ये कैंसिल हो गया। सो यहां से बेटा मोल्स आ जाएंगे 10 टू द पावर -4 मोल्स, ठीक है। सो यहां से बच्चे आपके पास मोल्स कितने आ जाएंगे? 10 टू द पावर -4 मोल्स, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब बच्चे एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? सो एक मोल में होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, राइट। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स। सो मेरे पास है कितने मोल्स? 10 टू द पावर -4 मोल्स। सो 10 टू द पावर -4 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 टू द पावर -4 Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 10 टू द पावर -4 Na मॉलिक्यूल्स, 10 टू द पावर -4 Na मॉलिक्यूल। यानी कि थर्ड वाले केस में मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स आए? थर्ड वाले केस में बेटा मेरे पास आए 10 टू द पावर -4 Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऐसे ही बस लास्ट वाले में तो दिया ही हुआ है, मोल्स दिए हुए हैं 10 टू द पावर -3 मोल्स। सो डी के अंदर दिए हुए हैं 10 टू द पावर -3 मोल्स वाटर। आप जानते हो बेटा कि एक मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? सो एक मोल वाटर में होते हैं बच्चे Na मॉलिक्यूल्स, है ना। सो 10 टू द पावर -3 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 टू द पावर -3 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। सो एक मोल वाटर में होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, 10 टू द पावर -3 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सो उसमें बेटा हो जाएंगे 10 टू द पावर -3 Na मॉलिक्यूल्स। सो 10 टू द पावर -3 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि हमने हर केस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। सबसे पहले केस में 18 ml वाटर था, जिसका मतलब था 18 ग्राम वाटर, यानी कि एक मोल वाटर, और एक मोल वाटर में होते हैं Na मॉलिक्यूल्स। 0.18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल्स होंगे? 0.01 मोल्स होंगे, यानी कि 0.01 Na मॉलिक्यूल्स। सी वाले केस में हो जाएंगे 10 टू द पावर -4 Na मॉलिक्यूल्स, एंड डी वाले केस में हो जाएंगे 10 टू द पावर -3 Na मॉलिक्यूल। क्वेश्चन बेटा क्या था? क्वेश्चन बच्चे ये था कि इनमें से किस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे। तो आपको मैक्सिमम कहाँ पे दिख रहे हैं बच्चे? आपको मैक्सिमम दिख रहे हैं फर्स्ट वाले केस में, जो कि है Na मॉलिक्यूल्स। तो बेटा आंसर मेरा क्या आ जाएगा? आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बच्चे आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट वाले केस में Na मॉलिक्यूल्स है, बाकी सब में उससे कम है ना। सो आंसर बेटा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये सवाल आपके सामने नीट के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। आप देख सकते हो बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग रहा है, ठीक है, कि भाई एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबके हमने मोल्स निकाल लिए, कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोगों ने उनके मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। चलिए बच्चे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जाम बेटा आपके नीट के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था, यानी कि 2016 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए बस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि सपोज द एलिमेंट्स X एंड Y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स XY2 एंड X3Y2। तो वो बोल रहा है कि दो एलिमेंट्स हैं X और Y, ये कंबाइन करके दो कंपाउंड्स बना रहे हैं। एक तो बेटा बना रहा है XY2 और दूसरा बच्चे बना रहा है X3Y2, ठीक है। एक तो बेटा बना रहा है XY2 और दूसरा बना रहा है X3Y2। अब वो बोल रहा है कि व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 वेज 10 ग्राम, तो वो बोल रहा है कि XY2 का
0.1 मोल का मास कितना है? 0.1 मोल का मास है 10 ग्राम। 0.1 मोल का मास कितना है? सो वो है बेटा 10 ग्राम। ऐसे ही उसने बोला है कि 0.05 मोल ऑफ X3Y2 है। X3Y2 है मेरे पास कितना? सो वो है बेटा 0.05 मोल, ठीक है। और उसका मास कितना है बच्चे? उसका मास है 9 ग्राम। कितना है बेटा? 9 ग्राम है। आपको बताना है कि X और Y का एटॉमिक वेट क्या होगा, ठीक है। X और Y का एटॉमिक वेट क्या होगा? देखो इसका मास गिवन है, इसका मास गिवन है, इसके मोल्स गिवन है, मोलर मास नहीं गिवन है ना। ऐसे ही बेटा इसका मास गिवन है, इसके मोल्स गिवन है, मोलर मास X3Y2 का नहीं गिवन, ठीक है। तो बस मोलर मास निकालते हैं एंड उसी से फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मोल्स क्या होता है? तो मोल्स होता है मास अपॉन में मोलर मास। मोल्स क्या होता है बेटा? मोल्स होता है मास अपॉन में मोलर मास। सो मोल्स कितने गिवन है? 0.1। मास कितना है? 10 ग्राम, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा? मोलर मास, ठीक है। सो यहाँ से बेटा मोलर मास क्या आ जाएगा? सो वो आ जाएगा मास इज 10, मोल्स इज 0.1। सो यहाँ से मोलर मास आ जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कितना आ गया? 100 ग्राम आ गया, ठीक है। सो XY2 का मोलर मास कितना हो गया? 100 ग्राम। ऐसे ही बेटा आप यहाँ पे देखोगे, सो मोल्स क्या होता है? सो मोल्स होता है मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है ना। तो यहाँ से मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा मास अपॉन में मोल्स, मास अपॉन में मोल्स, ठीक है। सो मास कितना है बेटा? 9 ग्राम। मोल्स कितने हैं? 0.05। सो मास कितना है बेटा? मास है मेरे पास 9 ग्राम और मोल्स कितने हैं? मोल्स है मेरे पास 0.05, 0.05, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 900 अपॉन में 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा 180, ठीक है, 180, ठीक है। तो इसका X3Y2 का मोलर मास भी आ गया। अब XY2 का मोलर मास पता है कितना है? 100 ग्राम। X3Y2 का पता है। मुझे करना क्या है? मुझे निकालना है X और Y का एटॉमिक वेट, है ना। तो निकाल सकते हैं। देखो देखो बच्चे XY2 का मोलर मास कितना है? 100। सो XY2 का मोलर मास कितना होगा बेटा? सो वो मेरे पास होगा X का मास प्लस में 2Y का मास विच इज इक्वल टू 100, है ना। XY2 का मोलर मास क्या होगा? X का मास प्लस 2Y का मास विच इज इक्वल टू 100। ऐसे ही बेटा X3Y2 का मोलर मास कितना होगा? तो वो हो जाएगा 3X का मास प्लस 2Y का मास विच इज इक्वल टू 180, ठीक है। 3X का मास प्लस 2Y का मास विच इज इक्वल टू 180। यहां से आप क्या कर सकते हो? X और Y का एटॉमिक वेट निकाल सकते हो। कैसे? आप इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो। सो अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, है ना, तो आप बेटा क्या करो? 2 माइनस 1 कर दो, है ना। 2 माइनस 1 कर दो तो देखो माइनस करके तो 2y और 2y तो खत्म। 3x माइनस x क्या बचेगा आपके पास? 2x। ऐसे ही बेटा 180 माइनस 100 आप 180 माइनस 100 बचेगा 80, ठीक है। सो बेटा यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 80, यानी कि x का एटॉमिक वेट कितना आ गया बेटा? x का एटॉमिक वेट आ गया आपके पास 40, ठीक है। यानी कि बेटा x का एटॉमिक वेट कितना आ गया? सो x का एटॉमिक वेट आपके पास बेटा आ गया 40, ठीक है। इसको आप फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। सो x का एटॉमिक वेट आ गया 40 प्लस में 2 इंटू में y, ठीक है, प्लस में 2 इंटू वाई का एटॉमिक वेट 100 के इक्वल होगा। सो यहाँ से 2y हो जाएगा बेटा कितना? 2y आपके पास हो जाएगा 60। सो y यहाँ से आ जाएगा 30, यानी कि बेटा यहाँ से मेरे पास y का एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा? सो वो आ जाएगा 30। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व, है ना। सो यहाँ से बच्चे आप देख सकते हो कि x का एटॉमिक वेट आपके पास आ गया 40 एंड y का एटॉमिक वेट आ गया 30। बस यही मुझे इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना था, ठीक है। वही अपना मोल का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा। कौन सा? गिवन मास इज इक्वल टू मास अपॉन में मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हमें मास पता था, हमें मोल्स पता थे, हमने इनके मोलर मासेस निकाल लिए एंड देन उससे 2 इक्वेशन बनाई एंड बना के सॉल्व कर दिया, राइट। सो यहाँ से x का एटॉमिक वेट बेटा आ गया 40 एंड y का आ गया बच्चे 30। सो मेरे पास आंसर आ गया 40,30। क्या आंसर आ गया बेटा? 40,30। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगेन बेटा ये क्वेश्चन आपके पास नीट के एग्जाम में 2016 में 2016 के अंदर पूछा गया था,
ठीक है बच्चों, चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखो, जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था जो 2018 में आया था, उसी तरीके का सेम क्वेश्चन बेटा आपके नीट के एग्जाम में 2015 में भी आया था। 2015 में भी आया था, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इनमें से किस में सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? तो काफी सिंपल है, आप देख सकते हो। पहला है बेटा 1.8 ग्राम वाटर, ठीक है ना। तो अगर मैं मोल्स निकालूंगी तो मोल्स क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास। सो मास है 1.8, मोलर मास होता है 18। सो मोल्स बेटा कितने हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे 0.1, ठीक है। सो मोल्स बच्चे कितने हो जाएंगे 0.1। अब आपको पता है कि एक मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल के अंदर बेटा होते हैं Na मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सो 0.1 मोल में हो जाएंगे 0.1 Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक मोल में होते हैं Na मॉलिक्यूल, तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे 0.1 Na मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें होंगे 0.1 Na मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ना जल्दी जल्दी वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। लाइक देखिए, आपके पास क्या गिवन है, 18 ग्राम वाटर गिवन है। सो 18 ग्राम वाटर का मतलब होता है 1 मोल वाटर, है ना। 18 ग्राम वाटर का मतलब है 1 मोल वाटर। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास है 18 ग्राम, मोलर मास है 18। सो 18 ग्राम वाटर का मतलब है 1 मोल वाटर, और 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सेकंड वाले केस में बेटा कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद है 18 मोल वाटर, 18 मोल वाटर, है ना, 18 मोल वाटर। अब 1 मोल में Na मॉलिक्यूल, तो बेटा 18 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? मेरे पास क्या है, 18 मोल्स वाटर है, मतलब मोल्स ही दे दिए कि 18 मोल्स है। आप जानते हो कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेटा 18 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसमें होंगे 18 Na मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 18 Na मॉलिक्यूल्स। सो 18 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 18 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, राइट। तो सी में हो गया 18 Na। डी के अंदर है बेटा 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो उसने खुद ही दे दिया कि भाई वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 18, ठीक है। तो बस अब आप देख लो कि किस केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है, ठीक है। तो बच्चे आप देख लीजिए कि किस केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चे, मैक्सिमम है। सो पहले है 0.1 Na, Na 18 Na 18, तो सी वाले केस में मैक्सिमम है 18 इंटू में Na। Na इज अवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23, है ना। सो 18 Na, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो सी वाले केस में बच्चे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। सो आंसर मेरे पास हो जाएगा सी, ठीक है। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, आंसर मेरे पास हो जाएगा सी, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, A mixture of gases contains hydrogen and oxygen in the ratio 1:4। एक गैसेस का मिक्सचर है जिसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। एक गैसेस का मिक्सचर है जिसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इनके मासेस का रेशो बेटा कितना है, वो है 1:4, ठीक है। मासेस का रेशो कैसे पता लगा मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ है W/W। W/W का मतलब है बेटा कि इनके मास का रेशो मुझे गिवन है। ये जो रेशो गिवन है ना बेटा, इनके मासेस का रेशो गिवन है, मुझे निकालना क्या है बच्चे, सो मेरे को निकालना है व्हाट इज द मोलर रेशो ऑफ 2 गैसेस इन द मिक्सचर। सो मिक्सचर के अंदर 2 गैसेस का मोलर रेशो क्या होगा बेटा, मेरे को ये निकालना है, ठीक है। सो मिक्सचर के अंदर 2 गैसेस का मोलर रेशो, मास का रेशो गिवन है, मोल्स का रेशो निकालना है ना, तो निकाल सकते हैं। सो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, इनके मासेस का रेशो कितना गिवन है, मासेस का रेशो बेटा गिवन है 1:4, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मोल्स का रेशो। सो मोल्स का रेशो निकालने के लिए मैं इनके मासेस को क्या करूंगी, मोल्स क्या होते हैं, मोल्स होते हैं मास अपॉन में मोलर मास, तो मैं इनके मासेस को मोलर मास से डिवाइड कर दूंगी। सो 1 H2 का मोलर मास हो गया 2, 4 डिवाइडेड बाय O2 का मोलर मास हो गया 32, तो ये कितना हो गया
1/8, सो 1/2 इज टू 1/8, 8 इधर चला जाएगा सो हो जाएगा 8:2 और 2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 8:2, यानी कि बेटा हो जाएगा 4:1। सो इनका मोलर रेशियो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, सो इनका मोलर रेशियो आ जाएगा 4:1, है ना। मास का रेशियो गिवन था, मोल्स का रेशियो निकालना था। मोल्स का रेशियो निकालने के लिए बेटा मैंने इनके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। सो H2 का मोलर मास हो गया 2, O2 का हो गया 32, ठीक है ना। सो हो गया 1/8, ठीक है, 1/8, ठीक है, देन 8 इधर और 2 इधर, राइट। तो ये मेरे पास आ गया 4:1, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, और ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में आया था, ठीक है। सो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई, है ना। देखो काफी सिंपल चीजें हैं, अगर आपने बोले बेसिक समझ रखे हैं ना मूल कॉन्सेप्ट के, तो आगे चल के आपको फिजिकल केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बस एक बार बेसिक समझ लो, मोल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, बहुत बेसिक सी चीजें अगर आपको क्लियर है ना बेटा, तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2011 में आया था, 2011 में आया था, 2011 में, हालांकि काफी साल पहले, बट देख सकते हो आप सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो आपको बताना है कि इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो हमें इतना पता है यार बस कि एक मोल के अंदर होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, तो इन सब के हम लोग क्या करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं, है ना। इन सब के बेटा हम लोग क्या करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं, फिर उससे देख लेंगे, राइट। तो सबसे पहले है 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2, अगर मोल्स निकालूंगी तो गिवन मास है 44 ग्राम। CO2 का मोलर मास कितना होता है, वो भी 44 ही होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 + 12, सो वो भी 44 ही होता है, यानी कि कितने मोल हो गए, 1 मोल हो गए। सो 1 मोल CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल 44 ग्राम CO2 का मतलब है 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। सो फर्स्ट वाले केस में बेटा होंगे Na मॉलिक्यूल्स, क्या होंगे बेटा, Na मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। चलो बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन है 48 ग्राम O3, अगेन यहाँ पे भी अगर आप मोल्स निकालोगे सो मास है 48, और O3 का मोलर मास कितना होगा 16 × 3, सो वो भी हो जाएगा 48, है ना। अगेन बेटा कितने मोल्स आ गए, 1 मोल आ गया, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, सो 1 मोल में होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, है ना। इसका भी 1 ही मोल आया है और 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि इसमें भी होंगे Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन है बेटा 64 ग्राम SO2, अगर अगेन मोल्स निकालती हूँ सो मास है 64, SO2 का मोलर मास कितना होगा, सल्फर का 32 और 2 ऑक्सीजन का भी 32, टोटल मिला के 64 ही आएगा। सो यहाँ पे भी कितने मोल्स हो गए, 1 मोल हो गए, और यानी कि 64 ग्राम SO2 में भी 1 ही मोल, और 1 मोल के अंदर होते हैं Na मॉलिक्यूल्स। सो बेटा इसमें भी क्या होंगे, इसमें भी मेरे पास होंगे Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें भी बच्चे मेरे पास क्या होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके सी देखते हैं, सी क्या है, बाकी सब में तो Na आ गए, तो बाकी सब में तो बराबर आ रहे हैं, हमें बताना था मैक्सिमम किस में होंगे, तो बचता तो आंसर सी ही है, बाकी देखते हैं। सो नेक्स्ट मेरे पास क्या है बेटा 8 ग्राम हाइड्रोजन, सो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास है 8 ग्राम, H2 का मोलर मास 2 हो गया, है ना, तो 8/2 यानी कि 4 मोल्स हो जाएंगे, यानी कि मेरे पास 4 मोल्स हाइड्रोजन है, बाकी सबका तो 1-1 मोल ही आया था बेटा। सो बाकी सबका बच्चे 1-1 मोल ही आया था, 1-1 मोल ही आया था, लेकिन हाइड्रोजन के 4 मोल्स आए हैं। अब बेटा आप जानते हो कि 1 मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बेटा 4 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 4 मोल में होंगे 4 Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 4 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 4 मोल में होंगे 4 Na मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल, तो 4 मोल में 4 Na मॉलिक्यूल्स। सो बेटा इसके अंदर होंगे 4 Na मॉलिक्यूल्स। सी के अंदर बेटा क्या होंगे, सी के अंदर हो जाएंगे 4 Na मॉलिक्यूल, बाकी सब में Na
ठीक है। सी के अंदर क्या हो जाएंगे 4 Na मॉलिक्यूल्स। सो आंसर बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा सी। ठीक है, आंसर बच्चे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। सी के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप देख सकते हो, मतलब लगभग हर 4 साल के गैप पे आ रहा है। 2011 में आया, 15 में आया, 18 में आया, ठीक है। अब हो सकता है 22 में आ जाए या फिर आ जाए, ठीक है ना। तो वही बात है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास मतलब मोस्टली केसेस में आए हुए हैं कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे केस में कुछ नहीं करना, बस मोल्स निकालो और इतना ध्यान रखो कि भाई एक मोल के अंदर बेटा Na मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जितने भी मोल्स होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है। देखो क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी अगर एलिमेंट है, जब वो अपने आइसोटोप्स की फॉर्म में रहता है ना, तो उसका हम लोग फिर एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट X है, उसके 3 आइसोटोप्स है। क्या उसके 3 आइसोटोप है बेटा, एक तो है X200, एक है बेटा X199, एक है बेटा X202। तो एक एलिमेंट X है बच्चे, उसके क्या है, उसके है 3 आइसोटोप्स, X200 हो गया, X199 हो गया, ठीक है, एंड X202 हो गया, ठीक है। तो 3 आइसोटोप है, तीनों की परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है, मतलब कितनी परसेंटेज में वो है पाए जाते हैं, ठीक है। सो लाइक ये X200 है आपका 90%, ठीक है, और ये X199 है आपका 8% की, मतलब इतने परसेंट इनका मिलता है। ये 8% मिलता है, ये 90% मिलता है, और ये आपका 2% मिलता है। इनकी परसेंटेज दी हुई है। आपको बेटा क्या करना है, आपको क्या करना है, इनका द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ X। तो आपको बताना है कि जो एवरेज एटॉमिक मास है X का, वो किसके क्लोज होगा। 201 म्यू के क्लोज होगा, 202 म्यू के, 200 AMU के, या फिर 199 AMU के। तो जब भी आपको ऐसा दिया हो, कोई एलिमेंट दिया हो, उसके आइसोटोप्स दिए हो, और बेटा उनकी परसेंटेज अबंडेंस दी हुई हो, जब भी कोई एलिमेंट दिया हो, उनके आइसोटोप्स दिए हो, एंड बच्चे उनकी परसेंटेज अबंडेंस दी हुई हो, परसेंटेज अबंडेंस दी हुई हो, सो उसके आइसोटोप्स दिए हुए और अलग अलग आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस, मतलब कितना परसेंट वो मिलते हैं। तो उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। उनका एवरेज एटॉमिक मास आप लोग कैसे निकालेंगे, सो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको क्या करना है, अबंडेंस को इनके जितनी इनकी अबंडेंस है ना, और जितना इनका मास है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मास को और अबंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, मास को और अबंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ऐड कर देंगे सबको। मतलब क्या, जैसे देखो मान लो कोई भी मेरे पास X है, ठीक है, इसके 3 आइसोटोप्स है मान लो, ठीक है, जैसे इसमें था, जैसे मान लो इसका मास है A, इसका मास है B, इसका मास है C, इसकी परसेंटेज है कुछ X, इसकी परसेंटेज है कुछ Y, और इसकी परसेंटेज है कुछ Z। सो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो आइसोटोप है, जैसे मान लो ये वाला आइसोटोप है, इसका मास इंटू इसकी परसेंटेज, सो A इंटू X, प्लस में इसका मास इंटू इसकी परसेंटेज B इंटू Y, प्लस में इसका मास इंटू इसकी परसेंटेज, दैट इज C इंटू Z डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। मतलब हर एक के मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक के मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक के मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, इनको ऐड कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। सो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। सो आप कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे 200 इंटू 90, सो क्या हो जाएगा 200 इंटू में 90, प्लस में, ठीक है, इसका मास इंटू इसकी परसेंटेज 199 इंटू 8, 199 इंटू में 8, प्लस 202 इंटू 2, प्लस में 202 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, क्लियर है। सो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9 2 18, 18,000 हो जाएगा, ठीक है, 18,000, ठीक है, प्लस में 199 इंटू में 8, ये हो जाएगा 1592, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा, सॉरी ये 202 है ना, इधर आएगा 202 इंटू में 2, तो यह जाएगा 404 डिवाइडेड बाय 100।
बस यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा 199996, ठीक है। सो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1996 डिवाइड बाय 100, सो आपके पास आ जाएगा 199.96, ठीक है। सो एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, सो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा 199.96, ठीक है, 199.96 विच इज क्लोज टू 200, विच इज क्लोज टू 200। सो आप देख सकते हो कि 199.96 आ रहा है मेरा एवरेज एटॉमिक मास, जो कि किसके क्लोज है बेटा, विच इज क्लोज टू 200। सो आंसर आ जाएगा कि इट विल बी क्लोज टू 200 AMU, ठीक है। सो आंसर मेरा आ जाएगा डी। 200 के क्लोज है ना बेटा, ये 199.9, तो ये 200 के क्लोज है ना बेटा। सो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 200 म्यू। या फिर तुम यार थोड़ा सा खुद सोच के देखो, ये 200 वाला 90% है ना, ये तो सिर्फ 8% है, ये सिर्फ 2% है। तो क्योंकि 200 वाला 90% है, 90% मतलब मेजर हमारा 200 ही है, ठीक है। मतलब बेटा ये है कि जो हमारा जिसका मास 200 है, वो वाला जो आइसोटोप है उसकी परसेंटेज 90 है, सबसे ज़्यादा वही है। तो एवरेज जो है ना वो फिर उसी के करीब आएगा, है ना, जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है ना उसी के करीब हमारा आता है, ठीक है। सो 200 के करीब ही आएगा। सो आंसर बेटा क्या आ जाएगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो आंसर बचे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसी किसी की भी आपको परसेंटेज दी हुई हो, आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कोई एलिमेंट, उन सबकी परसेंटेज अगर आपको दी हुई है, ठीक है, तो आपको उनके मास को परसेंटेज से मल्टीप्लाई, मास को परसेंटेज से मल्टीप्लाई, मास को परसेंटेज से मल्टीप्लाई, है ना, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड ऐड करके 100 से डिवाइड करना है। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। सो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन देखो नीट के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। अगर मुझे 20 मोल अमोनिया बनाना है तो उसके लिए मुझे कितने मोल्स हाइड्रोजन चाहिए, कितने मोल्स हाइड्रोजन चाहिए थ्रू हेबर्स प्रोसेस। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम ये हेबर्स प्रोसेस क्या है, तो चिंता मत करिए बेटा, पूरी केमिस्ट्री के अंदर आप बहुत बार इसको पढ़ोगे। इवन जो हमारा पी ब्लॉक चैप्टर आता है उसमें हेबर्स प्रोसेस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है हेबर्स प्रोसेस, रिएक्शन तो आप सभी को पता है बट प्रोसेस का नाम शायद नहीं पता होगा। सो कुछ भी नहीं है बेटा, हेबर्स प्रोसेस इज N2 प्लस H2 गिविंग अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं और अमोनिया बनता है। यही बेटा मेरे पास क्या होता है, यही मेरे पास होता है हेबर्स प्रोसेस। सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं, अमोनिया बनता है, यही होता है हेबर्स प्रोसेस। अगर बैलेंस करूं तो सो N2 प्लस 3H2 गिविंग 2 अमोनिया, ठीक है। सो यही हेबर्स प्रोसेस है ना, देख सकते हो 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। सो यही होता है क्या, हेबर्स प्रोसेस। तो अब वो बोल रहा है कि इस हेबर्स प्रोसेस के अंदर वो बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे अगर हमें 20 मोल अमोनिया चाहिए। अगर बेटा हमें 20 मोल अमोनिया चाहिए तो उसके लिए बेटा हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे आपको ये बताना है, ठीक है। तो अगर हमें 20 मोल अमोनिया चाहिए तो उसके लिए हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे थ्रू हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस कुछ अलग नहीं है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग 2 अमोनिया, ठीक है। सो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, तो काफी सिंपल है, कुछ नहीं करना, स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपकी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, अगर बैलेंस नहीं है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो जब भी मोल कॉन्सेप्ट में से सवाल आता है कि एक प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है दूसरे के बारे में, मतलब एक चीज के बारे में पता है दूसरे के बारे में पूछ रहा है, तो बेटा पहले रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर लेना। इफ बैलेंस नहीं करोगे तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। अगर बेटा आप बैलेंस नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बैलेंस ज़रूर कर लेना। अब अमोनिया का पता है, हाइड्रोजन का निकालना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 अमोनिया बन रहा है 3 हाइड्रोजन से। स्टोइशियोमेट्री को देखिए ज़रा,
है ना, 2 अमोनिया बन रहा है 3 हाइड्रोजन से, है ना। सो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 2 मोल अमोनिया बनेगा किससे, 3 मोल हाइड्रोजन से, 3 मोल हाइड्रोजन से, ठीक है। सो 2 मोल अमोनिया बनेगा 3 मोल हाइड्रोजन से बेटा, 2 मोल अमोनिया बनेगा 3 मोल हाइड्रोजन से, राइट। सो बेटा 1 मोल अमोनिया किससे बनेगा, 1 मोल अमोनिया बनेगा 3/2 मोल हाइड्रोजन से, ठीक है। 3 से 2 बन रहा है, 1 किससे बना होगा, 3/2 मोल हाइड्रोजन से, है ना। 2 मोल अमोनिया बन रहा है 3 मोल हाइड्रोजन से, स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखा तो 1 मोल अमोनिया बनेगा 3/2 मोल हाइड्रोजन से। अब अमोनिया बन कितना रहा है, 20 मोल बन रहा है, तो बेटा 20 मोल अमोनिया, 20 मोल अमोनिया किससे बनेगा, सो 20 मोल अमोनिया बनेगा 3/2 इंटू 20, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 30 मोल हाइड्रोजन से, ठीक है, 30 मोल हाइड्रोजन से, सिंपल सी बात है, राइट। सो 20 मोल अमोनिया किससे बनेगा बेटा, 30 मोल हाइड्रोजन से बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 मोल अमोनिया कितने हाइड्रोजन से बनेगा, 30 मोल से बनेगा। सो आंसर बेटा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30। सो आंसर बचे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30। तो बस इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, राइट। क्लियर है बेटा, है ना। तो यार वैसे भी सिंपल है यार, देखो 3 से 2 बन रहा है तो 20 किससे बनेगा, 30 से ही तो बनेगा ना, और इतना तो करना ही नहीं है, मतलब थोड़ा बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आप सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, ठीक है। सो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, देखो ना यार बहुत ही सिंपल है। बैलेंस किया मैंने रिएक्शन को, मैंने देखा 3 से 2 बन रहा है तो बेटा 30 से क्या बनेगा, 20 बनेगा। मैंने क्या देखा बच्चे कि 3 से 2 बन रहा है तो बच्चे 30 से क्या बनेगा, 20 बनेगा, बस। तो 30 मोल से ही तो 20 मोल अमोनिया बनेगा ना, है ना। सो आंसर आ जाएगा 30 मोल। या फिर ऐसे कर सकते हो कि 2 मोल मिल रहा है 3 से, 1 मोल मिलेगा 3/2 से, तो 20 मोल मिलेगा 3/2 इंटू 20 यानी कि 30 मोल हाइड्रोजन से, यानी कि बेटा किससे मिलेगा, 30 मोल हाइड्रोजन से। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30। सो आंसर बेटा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30, सिंपल है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उड़ीसा नीट 2019 में आया था, काफी सिंपल क्वेश्चन है। मोलारिटी आप सबने पढ़ा है, ठीक है। सो मोलारिटी बेटा आप सभी ने पढ़ा है, बस उसी पे बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, कैपिटल एम जहां पे भी लिखा हो मतलब बेटा हमको मोलारिटी गिवन है, ठीक है। एंड बेटा स्मॉल एम जहां पे भी लिखा हो मतलब हमको मोलालिटी गिवन है। अब वो बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। मेरे पास बेटा क्या है, मेरे पास 2 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है, मतलब मोलारिटी गिवन है 2, मोलारिटी गिवन है 2, कैपिटल M का मतलब मोलारिटी गिवन है, कहीं भी स्मॉल m दिया हो मतलब बेटा ये कि आपके पास मोलालिटी गिवन है। सो क्वेश्चन है कि 2 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है, मोलारिटी कितनी है उसकी, मोलारिटी है बेटा 2, ठीक है, मोलारिटी हो गई 2, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह लो या फिर 1.28 ग्राम पर ml कह लो, ठीक है ना। सो इसकी डेंसिटी मुझे गिवन है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ अ 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH का सॉल्यूशन है, उसकी मोलारिटी है 2 मोलर, ठीक है, और डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह लो या 1.2 ग्राम पर ml कह लो, ठीक है। अब आपको बताना है कि मोलालिटी क्या होगी, मोलालिटी निकालनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना बेटा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है ना, मोलारिटी को मोलालिटी से रिलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बस वो फॉर्मूला आपको यूज करना है एंड उस फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बस वो फॉर्मूला मतलब रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी मैं लिख देती हूँ, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत आसान बना देगा। सो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक है। सो मोलारिटी को लिखते हैं कैपिटल M से, मोलालिटी को लिखते हैं स्मॉल m से, ठीक है। सो बेटा आपके पास मोलालिटी होती है
1000 into molarity, 1000 into molarity divided by 1000 into density, 1000 into density minus molarity into में molar mass of solute माइनस मोलारिटी इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सो मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी होती है 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी। ये क्या है बेटा? ये मेरे पास है मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी, राइट। सो 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, माइनस मोलारिटी इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो आपको मोलारिटी पता है 2 मोलर, डेंसिटी आपको पता है, सॉल्यूट क्या है? यहाँ पे हमने क्या किया है? NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, यानी कि NaOH को पानी में घोल दिया और उसका सॉल्यूशन बना लिया। सो सॉल्यूट मेरे पास क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया NaOH, है ना, सॉल्यूट हो गया NaOH। इसका मोलर मास भी आप निकाल ही सकते हो, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 40। ये बेटा कितना हो जाएगा? सो ये हो जाएगा 40, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। NaOH का एक्वा सॉल्यूशन यानी कि NaOH को पानी में घोला और सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, क्लियर है। सो अब बस वैल्यूज पुट कर दो, मोलारिटी पता है 2 मोलर है, डेंसिटी पता है, मोलर मास पता है ना। तो देखो मोलारिटी क्या हो जाएगी? 1000 इंटू में मोलारिटी, मोलारिटी 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 कितनी है? 2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है बेटा? सो वो है 1.28 माइनस मोलारिटी कितनी है बेटा? 2, ठीक है। सॉल्यूट का मोलर मास कितना है बेटा? 40। सॉल्यूट का मोलर मास कितना है बच्चे? सो वो है 40, ठीक है। से कितना आ जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1280 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 1280 माइनस 80, ये हो जाएगा 1200, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, सो 20/12 ये हो जाएगा 10/6, 5/3, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 1 3, 1.6666 के अराउंड आएगा, या फिर कह लो 1.67 आ जाएगा, ठीक है। सो आपके पास मोलालिटी कितनी आ जाएगी बेटा? सो आपके पास मोलालिटी आ जाएगी 1.67, ठीक है। तो बच्चे आपके पास मोलालिटी कितनी आ जाएगी? सो मोलालिटी आ जाएगी 1.67, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो मोलालिटी बेटा कितनी आ जाएगी? मोलालिटी आ जाएगी 1.67, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बस इस तरीके से बेटा आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। मतलब मोलारिटी पता है, अगर डेंसिटी पता है, सो डायरेक्टली कुछ नहीं करना बेटा जी, बस फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के अप्लाई करना है, ठीक है। बस फॉर्मूला लगाना है बेटा और फॉर्मूला लगा के आपको अप्लाई करना है। मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी पता थी, डेंसिटी पता थी, सॉल्यूट का मोलर मास पता था, वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट बेटा मेरे पास, ये क्वेश्चन 2014 में आया था। 2014 में बेटा आपके पास ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है कि when 22.4 liter of hydrogen is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो वो बोल रहा है कि हमने क्या किया, हमने 22.4 लीटर हाइड्रोजन ली और उसको 11.2 लीटर Cl2 के साथ मिक्स किया, दोनों का ही वॉल्यूम STP पे है, ठीक है। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड, तो वो बोल रहा है कि हमने क्या किया, हमने H2 को और Cl2 को मिक्स किया, है ना। तो वो बोल रहा है कि बताओ कितना HCl बनेगा। H2 कितना लिया है? 22.4 लीटर। Cl2 बेटा कितना लिया है? सो वो लिया है 11.2 लीटर, ठीक है। Cl2 कितना लिया है बेटा? 11.2 लीटर। STP पे आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको बताना है HCl के कितने मोल्स बनेंगे, HCl के कितने मोल्स बनेंगे, है ना। सबसे पहले हम इसको, मैं इसको पीछे लिख देती हूँ, पीछे सॉल्व करते हैं। सो मेरे पास क्या है, H2 प्लस में Cl2 गिविंग HCl, ठीक है। मेरे पास H2 कितना गिवन है? 22.4 लीटर। Cl2 कितना गिवन है बेटा? 11.2 लीटर।
HCl के कितने मोल्स बनेंगे बेटा ये निकालना है। सो HCl के बच्चे कितने मोल्स बनेंगे ये निकालना है। तो सबसे पहले बैलेंस कर देते हैं। सो H2 + Cl2 गिविंग 2HCl। ये मेरी हो गई बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब बताना है कि HCl कितना बनेगा। तो HCl कितना बनेगा यानी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। सो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। सो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो बेटा डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो रिएक्शन के अंदर जल्दी खत्म हो जाता है ना। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, जैसे मान लो Cl2 खत्म हो गई, तो अब Cl2 खत्म हो गई तो हाइड्रोजन अकेला क्या करेगा, है ना। हाइड्रोजन अकेला थोड़ी HCl बना देगा। उसको HCl बनाने के लिए बेटा Cl2 तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो उसको बेटा HCl बनाने के लिए Cl2 तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो फिर आगे रिएक्शन ही नहीं होगी। यानी कि HCl कितना बना वो डिपेंड कर गया बेटा किस पे, वो डिपेंड कर गया Cl2 पे, ठीक है। तो HCl कितना बना वो किस पे डिपेंड कर गया, Cl2 पे डिपेंड कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे Cl2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट मेरे पास हो गया। Cl2 मेरे पास क्या हो गया बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे मैंने बोला Cl2 अगर खत्म हो गया तो H2 अकेला थोड़ी ना रिएक्शन करेगा, आगे रिएक्शन होगी नहीं। तो HCl कितना बना वो डिपेंड करेगा Cl2 पे। तो Cl2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे ही बेटा हमको क्वेश्चंस के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है हमेशा। अब आप बोलोगे मैम कैसे निकालते हैं, फिर कैसे निकालते हैं? तो काफ़ी सिंपल है। देखो हमारे पास जैसे यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है ना STP पे, मैं क्या करूँगी बेटा, यहाँ से निकालूंगी मोल्स। मैं बेटा क्या करूँगी, यहाँ से मोल्स निकालूंगी। सो मोल्स क्या होता है, गिवन वॉल्यूम जो कि कितना है 22.4, STP पे गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। सो मोल्स आ गए बेटा यहाँ पे 1, ठीक है। सो मेरे पास H2 के कितने मोल्स गिवन है, H2 का 1 मोल है मेरे पास, ठीक है ना। गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 ही तो करते हैं मोल्स निकालने के लिए। ऐसी अगर मैं Cl2 के मोल्स निकालूं सो 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है। तो 11.2 गिवन वॉल्यूम है STP पे डिवाइड बाय 22.4। सो इसके मोल्स हो जाएंगे 1/2, ठीक है। तो इसके मोल्स बेटा कितने हो जाएंगे 1/2, है ना। तो मोल्स आ गए। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं पे स्टेप्स लिख देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अगर भूल गए हो तो याद आ जाएगा। राइट द मोल्स, सबके मोल्स लिख दो जिसके जितने भी हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में बेटा आपको क्या करना होता है, मोल्स को आपको स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करना है। मोल्स को आपको स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करना है, ठीक है। मोल्स को स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करना है। मोल्स को स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करने के बाद, मोल्स को बेटा स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करने के बाद आपके पास एक नंबर आएगा, जिसके लिए वो नंबर छोटा आता है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स को स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने पर कुछ आएगा नंबर, जिसके लिए छोटा आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे पास इसके मोल्स आ गए 1, इसके मोल्स आ गए आधे। सो बेटा आपको क्या करना है, आपको मोल्स को स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करना है। सो इसके आगे तो स्टोइशियोमेट्री 1 है, इसके आगे भी 1 है। सो 1/1 ये 1 हो जाएगा, 1/2/1 ये हो जाएगा 1/2। सो 1 छोटा है कि 1/2 छोटा है। यहाँ पे तो बेटा आप देख सकते हो स्टोइशियोमेट्री थी ही 1, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है ना। सो यहाँ पे 1 आया है बेटा और यहाँ पे आया है 1/2। यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे आया है 1/2, तो 1/2 छोटा है ना। सो क्योंकि Cl2 के लिए छोटा आया है इसलिए बेटा Cl2 मेरा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। हमेशा ना क्वेश्चन के अंदर चेक कर लेना कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। पता लगे तुम प्रोडक्ट बना रहे हो H2 से, मतलब HCl कितना बनेगा तुम H2 से बना रहे हो, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। सो मोल कॉन्सेप्ट के हर क्वेश्चन में बेटा आपको पहले चेक करना है कि आपके पास कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, आपके पास कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि बेटा आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना कैसे है, मोल्स लिखो, मोल्स को स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करो, जिसके लिए छोटा आता है वही लिमिटिंग रिएजेंट। सो 1 आया, 1/2 आया, Cl2 के लिए 1/2 आया, 1/2 छोटा है, तो Cl2 क्या हो गया आपका, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। Cl2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट।
राइट तो अब लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि फिर प्रोडक्ट कितना बनेगा, है ना। सो यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लेना कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये बेटा कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCl कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, Cl2 डिसाइड करेगा। यहाँ पे बेटा HCl कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, Cl2 डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो। फिर स्टोइशियोमेट्री देखो आप, है ना, बैलेंसिंग होनी बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग में गड़बड़ तो हर चीज में गड़बड़। स्टोइशियोमेट्री देखो बेटा, एक Cl2 2 HCl दे रहा है, ठीक है। एक Cl2 2 HCl दे रहा है, एक Cl2 2 HCl दे रहा है ना। स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखिए बेटा, है ना। यानी कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 1 मोल Cl2 2 मोल HCl देगा। 1 मोल Cl2 बेटा 2 मोल HCl देगा। 1 मोल Cl2 बच्चे 2 मोल HCl देगा। है कितना Cl2, हाफ मोल। तो बेटा हाफ मोल Cl2 कितना HCl देगा। सो हाफ मोल, एक 2 दे रहा है तो हाफ कितना देगा, हाफ इंटू 2, हाफ इंटू 2 यानी कि 1 मोल HCl मुझे मिल जाएगा। सिंपल है ना। सो मुझे 1 मोल HCl मिल जाएगा, है ना। सो आंसर क्या आ गया कि कितने मोल्स HCl के मिले। सो बेटा 1 मोल HCl के मिले। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो आंसर बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है ना। सो हमने पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, मोल्स को स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर दो, बस जो छोटा आए वही लिमिटिंग रिएजेंट। फिर लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट आया, एक Cl2 2 HCl दे रहा है कितने मोल Cl2 के, हाफ मोल। सो हाफ 1 दे देगा यानी कि 1 मोल HCl बनेगा। सो बच्चे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो आंसर बेटा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नीट 2020 का है, ठीक है। नीट 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। काफी बढ़िया सवाल है, इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। नीट 2020 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा काफी बढ़िया सवाल है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो बेटा 1 मोल के अंदर Na एटम्स होते हैं, या फिर अगर कोई मॉलिक्यूल आता है तो उसके Na मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके Na मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। लाइक O2 आया तो उसके Na मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर आया तो Na मॉलिक्यूल्स होंगे। बट अगर खाली सिल्वर है तो फिर उसमें Na एटम्स होंगे, ठीक है। सो बस आपको दिया हुआ है कि 1 ग्राम सिल्वर में, 1 ग्राम मैग्नीशियम में, 1 ग्राम O2 में और 1 ग्राम लिथियम में। सो किसके अंदर बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे आपको ये बताना है, ठीक है। तो मोल्स निकाल लो, है ना। सबसे पहली बात क्या है, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, ठीक है। सो अगर मोल्स निकालूंगी तो मास है 1 ग्राम, सिल्वर का मोलर मास हो जाएगा 108। सो मोल्स आ जाएंगे 1/108। अब 1 मोल सिल्वर में होंगे Na एटम्स, 1 मोल सिल्वर में होंगे बेटा Na एटम, है ना। तो 1/108 मोल सिल्वर में कितने एटम्स होंगे, 1/108 मोल सिल्वर में कितने एटम होंगे, Na/108, ठीक है। 1 मोल सिल्वर में Na एटम, तो इतने मोल सिल्वर में Na/108 एटम्स होंगे, है ना। Na/108 एटम्स होंगे, Na/108 Na एटम्स होंगे। सिंपल है, ठीक है। और भी कई तरीके हैं, है ना, लेकिन मैं आपको ये सिंपल तरीका बता रही हूँ, है ना। मोल्स कितने हो गए, 1/108। 1 मोल में Na एटम तो इतने मोल में Na/108 एटम्स। ऐसे ही बेटा देखो मेरे पास क्या है, 1 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है। सो मोल्स कितने हो जाएंगे, मास है 1 ग्राम, मोलर मास है कितना 24। अब 1 मोल में Na एटम तो 1/24 मोल्स में हो जाएंगे 1/24 Na एटम्स, 1/24 Na एटम, है ना। 1 मोल में Na एटम तो 1/24 में कितने हो जाएंगे 1/24 Na एटम्स, ठीक है।
अब सी देखते हैं। देखो सी क्या है, 1 ग्राम ऑफ O2। सो अगर मोल्स निकालोगे तो मास है 1 ग्राम, O2 का मोलर मास हो गया 32। ठीक है, अब O2 क्या है, मॉलिक्यूल है ना। सो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, Na मॉलिक्यूल होंगे, राइट। अब 1 मॉलिक्यूल O2 के अंदर 2 एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है ना O2 के 1 मॉलिक्यूल में। O2 के 1 मॉलिक्यूल में बेटा 2 एटम है, तो Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 2 Na एटम्स होंगे, 2 Na एटम्स होंगे। सिंपल सी बात है ना। यानी कि एक, मैंने बोला कि भाई देखो, सॉरी यहाँ पे मोल आएगा, मैंने मॉलिक्यूल लिख दिया, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं बेटा। देखो भाई सिंपल सी बात है, O2 का मॉलिक्यूल है ना यार, O2 का मॉलिक्यूल है। सो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मॉलिक्यूल में, O2 के 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 2 Na एटम होंगे। यानी कि 1 मोल में 2 Na एटम्स है, 1 मोल में 2 Na एटम्स है। Na तो मॉलिक्यूल है लेकिन 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 Na एटम्स मेरे पास हो गए, ठीक है ना। अब है कितने मोल, 1/32। सो 1/32 मोल्स के अंदर कितने एटम होंगे, 1/32 इनटू में 2 Na, यानी कि Na/16 एटम्स होंगे, Na/16 एटम्स होंगे, ठीक है। सो 1 ग्राम O2 के अंदर Na/16 एटम्स होंगे, ठीक है जी, क्लियर है जी, ओके। नेक्स्ट बेटा देखते हैं डी। सो डी क्या है, 1 ग्राम लिथियम, सो मोल्स अगर निकालूं, सो मास है 1 ग्राम, मोलर मास होता है लिथियम का 7, तो मोल्स हो गए 1/7। सो 1 मोल में Na एटम्स, सो 1/7 मोल्स में कितने एटम हो जाएंगे, 1/7 Na एटम्स, ठीक है ना। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसमें है बेटा मेरे पास Na/ 108 एटम्स, इसमें है बेटा मेरे पास Na/24 एटम्स, इसमें है मेरे पास Na/16 एटम्स, एंड इसमें है मेरे पास Na/7 एटम्स। तो किसमें सबसे ज्यादा एटम्स है बेटा, किसमें सबसे ज्यादा एटम्स है, साफ पता लग रहा है बेटा, Na/7 एटम सबसे ज्यादा है, तो आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो आंसर बचे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आंसर बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। सो डी के अंदर सबसे ज्यादा एटम है। सी वाले पार्ट में कंफ्यूज मत होना, है ना। मोल्स आ गए 1/32, मोल्स कितने आ गए बेटा, सो मोल्स आ गए 1/32। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम, है ना, तो फिर Na मॉलिक्यूल्स में 2 Na एटम्स, यानी कि 1 मोल में 2 Na एटम्स होंगे। सो 1/32 मोल्स में हो जाएंगे 1/32 इनटू में 2 Na, यानी कि 1/16 Na एटम्स। सो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा एटम डी में होंगे। सो आंसर बेटा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में 2020 में पूछा गया था, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए सो बच्चे यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए, किसके, आपके मूल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स के, ठीक है। और भी कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के थे वो सारे मैंने आपको करा दिए, ठीक है। और भी कुछ आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आपके पास चीजें क्लियर हो पाएगी, ठीक है, क्लियर है। सो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।